हेलो एवरीवन। जेई मेंस के लिए इस रिवीजन सीरीज के अंदर सबसे पहला सेगमेंट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दो पार्ट में हम इसको कवर करेंगे और बहुत डिटेल में हम सारी चीजों की बात करेंगे। 2024 में जनवरी अटेम्प्ट में जेई मेंस में 14 क्वेश्चंस आए थे इस सेगमेंट से। अप्रैल अटेम्प्ट में 15 क्वेश्चंस, 2023 में 2023 में जनवरी में 10 क्वेश्चंस, अप्रैल में 8 क्वेश्चन। यानी इस चैप्टर की वेटेज जेई मेंस में एक से ज्यादा क्वेश्चन की है। 1+ चैप्टर की वेटेज है, एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। इसलिए इसको बहुत डिटेल में स्टार्ट करते हैं दोस्त, बहुत डिटेल में। सबसे पहला सेगमेंट, 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट आपके पास होते हैं। 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब है जो रिएक्शन के दौरान बनेंगे, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट में नजर नहीं आएंगे। एक है कार्बोकेटायन। वेरी फर्स्ट इज कार्बोकेटायन, यानी कार्बन पे आपको प्लस चार्ज देखने को मिलेगा। सेकेंड रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्ब अनायन, कार्बन पे आपको माइनस चार्ज देखने को मिलेगा। एंड थर्ड इज कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल, जहां आपको कार्बन पे प्लस चार्ज दिख जाए कार्बोकेटायन, कार्बन पे माइनस चार्ज दिख जाए कार्बन आयन, कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन दिख जाए फ्री रेडिकल। तो ध्यान रखना, कार्बन फ्री रेडिकल 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है जिसके कारण ये पैरामैग्नेटिक होती हैं। ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। ऐसा क्वेश्चन मींस पूछ सकता है इन तीनों में से कौन सा पैरामैग्नेटिक है। कार्बोकेटायन एंड कार्बनायन ये जो फॉर्म होती हैं, ये फॉर्म होती हैं बाय हिट्रोलाइसिस। यानी आपने जब बॉन्ड को ब्रेकिंग किया तो अनइक्वल शेयरिंग से बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है, और हिट्रोलाइसिस के थ्रू आप यहाँ जो स्पीशीज बनाएंगे दैट वुड बी कार्बोकेटायन एंड कार्बोनाइन। कार्बन फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड बाय होमोलाइसिस। बॉन्ड को होमोलिटिकली भी ब्रेक कर दीजिए, जो स्पीशीज बनेगी दैट इज होमोलाइज, दैट इज कार्बन फ्री रेडिकल। क्लियर? अब पहला सेगमेंट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ विच इज इंडक्टिव इफेक्ट। सारी चीजों को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आपको बताता हुआ चलूंगा। ये मानते हुए बताता चलूंगा कि मेरा फर्ज है कि एक बार मैं तो सारी बातें बोल दूं, आप सुनते हुए चलना। इस लेक्चर की ड्यूरेशन थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, बट मैं इस माइंडसेट के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट इसे देखे तो उसको मजा आ जाए, जीओसी बहुत कुछ सीख ले, बहुत कुछ सीख लेगा। सीखना, मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ, एक बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल दैट इज 1 फ्लोरोब्यूटेन। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन और फ्लोरीन के बीच, इनमें इलेक्ट्रॉन्स का रुझान थोड़ा सा फ्लोरीन की तरफ होगा, क्योंकि फ्लोरीन थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए फ्लोरीन पे पार्शियल माइनस और इस कार्बन पे पार्शियल प्लस। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स को फ्लोरीन ने अपनी तरफ खिसका लिया। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, कौन से इलेक्ट्रॉन का? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का। किसके कारण? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। तो आप कहेंगे जो भी इफेक्ट है वो इंडक्टिव इफेक्ट है। दैट इज पार्शियल पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ partial displacement of sigma bonded electrons due to electronegativity difference, due to electronegativity difference। आप उसे इंडक्टिव इफेक्ट कह रहे हैं। फिर से सोच कर देखना, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 1 और 2 में मैं पूछूं कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये ना कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। कार्बन 1 पे प्लस चार्ज है, यानी इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ किसका आएगा? तो यहाँ पर और थोड़ा सा डेल्टा प्लस आएगा। अच्छा, कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच जो पार्शियल चार्ज आ रहा है और कार्बन फ्लोरीन के बीच जो आ रहा है वो ज्यादा कहाँ पर होगा? सर मैं ऐसा कहूंगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फ्लोरीन और कार्बन के बीच है, तो यहाँ जो चार्ज राइज होगा वो ज्यादा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे पार्शियल पार्शियल चार्ज लिखा, और थोड़ा सा कम। अच्छा, कहना चाहते हो इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होंगे तो इस कारण पे और थोड़ा सा कम हो जाएगा चार्ज। इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या? एज एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस। और दोस्त ये तो बात तो रियल लाइफ में भी वैलिड है कि दूरियां बढ़ जाती हैं तो इफेक्ट घट जाता है। सीख पा रहे हैं? अब सुनना फिर बात, क्या क्या ध्यान रखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैं यहाँ पे बात कर लूं तो आप लोगों ने इस लेवल पर हैं आपकी, आपको ये पता होगा कि मैं आपसे पूछ लूं कि कार्बन sp2 और कार्बन sp3 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो आप खूब आराम से बता देंगे sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
अच्छा मैं पूछ लूं नाइट्रोजन sp, नाइट्रोजन sp2 और नाइट्रोजन sp3 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉर्म, तो भी आप खूब आराम से बता देंगे सर नाइट्रोजन sp। अच्छा मैं ये नहीं पूछना चाह रहा, तो मैं पता क्या पूछना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ नाइट्रोजन sp, देन नाइट्रोजन sp2, देन कार्बन sp2, देन नाइट्रोजन sp3, देन कार्बन sp2, देन कार्बन sp3। आप ये ऑर्डर अपने कब्जे में कर लेंगे? यहाँ तक की बात नॉर्मल लगती है, यहाँ तक की बात नॉर्मल लगती है। सारा खेला, सारा खेला मेरे दोस्त इसके अंदर है, सारा खेला मेरे दोस्त इसके अंदर है। मैं हाईलाइट कर दूंगा कि कार्बन sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन sp3 से। हम ऑर्गेनिक में इस चीज को यूज करेंगे, हम ऑर्गेनिक में खुलेआम इस चीज को यूज करेंगे, तो ध्यान रखना कार्बन sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन sp से, sp3 से। क्लियर? चलो कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब दो तरह के इफेक्ट हैं। आप यहाँ पे देखिए, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ किया ना, तो किसी ने डोनेट किया। जो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है वो कहता है मैं माइनस आई लगा रहा हूँ, और जो डोनेट करता है वो कहता है मैं प्लस आई लगा रहा हूँ। तो दोस्त इसके टाइप्स हैं, दो ऑर्डर रख लेना, समझ लेना, आप सीख भी लेना। एक ग्रुप होता है प्लस आई इफेक्ट लगाता है। प्लस आई का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ग्रुप्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। अब उसका ऑर्डर सुनना, उसका ऑर्डर सुनना। मैं आपसे पूछता CH2 माइनस, मैं आपसे पूछता NH माइनस, मैं आपसे पूछता O माइनस, इन तीनों में माइनस चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल है, तो आप कहते O पर, तो पहले डोनेट कौन करता? कार्बन। पहले डोनेट कौन करता? कार्बन। उसके बाद मैं ऐसा कह देता CO माइनस, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद का ऑर्डर देखना, 3 डिग्री कार्बन। फिर मैं ऑर्डर में रख रहा हूँ, यहाँ पर एक H भी है, 2 डिग्री कार्बन। फिर मैं ऑर्डर में रख रहा हूँ 1 डिग्री कार्बन। फिर ये मिथाइल रख देता हूँ, और फिर लास्ट में ट्रीटियम, ड्यूटीरियम और हाइड्रोजन। ये पूरा ऑर्डर। यानी आप क्या ध्यान रखेंगे, पूरे ऑर्डर को एक लाइन में याद कर लो, पूरे ऑर्डर को एक लाइन में याद कर लो। जब भी इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा दोस्त, दुनिया में जितनी भी नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, वो माइनस आई, सॉरी प्लस आई लगाएंगे। उसके बाद एल्काइल ग्रुप आएंगे, उसके बाद दुनिया में एल्काइल ग्रुप आएंगे विद सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद ट्रीटियम, ड्यूटीरियम और हाइड्रोजन। आप दोस्त इस बात को भी खाली दिमाग में रख लेंगे ना, आप पाएंगे आपका काम हो गया। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको यकीन दिला देता हूँ आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। ऑर्गेनिक की जड़ ही यही है, GOC। अरे बाकी सब तो याद भी करवा सकता हूँ, मेरे को इसको समझाना बहुत जरूरी है। और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा दोस्त, मेरा मान लीजिए, विश्वास करना, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। आपको मजा आएगा, आप सीखेंगे यहाँ से बहुत कुछ। अच्छा यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे -I। -I का इफेक्ट का ऑर्डर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेंगे, उसका एक ऑर्डर है NF3+, देन NH3+, SR2+, सॉरी मैं यहाँ पे NF3 NR3, NF3+, NR3+, SR2+, NH3+, देन NO2, SO3H, साइनाइड, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH, एल्काइन, NH2, बेंजीन एंड एल्कीन। आप ये पूरा ऑर्डर अपने कब्जे में कर लीजिए। पूरा ऑर्डर याद जितना जल्दी कर लेंगे उतना बेस्ट रहेगा। इसके अलावा याद भी नहीं हो पा रहा तो मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, बस ये याद रखना, दुनिया में जितनी भी नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज हैं, वो सारे एल्काइल ग्रुप और TDH+I लगाते हैं। इसके अलावा दुनिया में जितनी भी ग्रुप्स आएंगे वो -I लगाएंगे, वो -I। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ CF3 कैसा इफेक्ट लगाएगा? CF3 क्या आपके +I के ऑर्डर में है? ना, तो कैसा इफेक्ट? -I। मैं आपसे पूछता हूँ CCl3, सर हमारे ऑर्डर में नहीं है, +I के ऑर्डर में नहीं है, तो -I। मैं आपसे पूछता हूँ हेलोजन, अरे हेलोजन तो -I लगाएंगे, -I। क्लियर है? दुनिया में हर वो स्पीशीज -I लगाएगी जो +I के ऑर्डर में नहीं है। और +I के ऑर्डर में तीन चीज, सारे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, एल्काइल ग्रुप और TDH, एल्काइल ग्रुप और TDH। बस आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।
अब सुनना, मैं जो सिखाना चाहता हूँ ये पूरा लेक्चर ही मैं रेजोनेंस के लिए बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज स्टूडेंट जेई मेंस के लिए वन शॉट देख रहा है और मैं आपसे कहूँ कि आपको रेजोनेंस नहीं आता तो आप हंसेंगे, कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो। तो उसमें आपको यकीन दिला दूंगा आज के इस लेक्चर में कि आपको रेजोनेंस सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, या आप जैसा रेजोनेंस के बारे में सोचते थे वैसा नहीं है। स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से करूंगा। हम पढ़ाते समय ऐसा बोला जाता है जो बिल्कुल सही भी है, जैसे बेंजीन की दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक स्ट्रक्चर सारी इंफॉर्मेशन को नहीं बता पा रही, तो हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना पड़ा ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन को बता दे। और इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, इनको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इनको कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इनको कहते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर? ये सारी बातें आपको पता है, ये रियल है, ये रियल है दोस्त, हाइब्रिड ही रियल है, बाकी सब फेक है। बीच वाला कह रहे सर हमारी लाइफ में भी कोई ऐसा आया जो फेक निकला, अबे ये सब नहीं, ये सब नहीं। मैं सबसे पहले आपको कॉन्जुकेशन बताता हूँ, कॉन्जुकेशन बताता हूँ, कॉन्जुकेशन में आप क्या क्या ध्यान रखेंगे दोस्त। आप ध्यान रखेंगे पाई सिग्मा पाई, आप ध्यान रखेंगे पाई सिग्मा कैटायन, आप ध्यान रखेंगे पाई सिग्मा माइनस चार्ज यानी पाई सिग्मा 9, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा ये फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा लोन पेयर, और एक और सेगमेंट है पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल। मैं कुछ एग्जांपल्स रखूंगा सिर्फ ये चेक करने के लिए आपको रेजोनेंस देखना आता है या नहीं आता, सिर्फ ये चेक करने के लिए दोस्त, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मैं कह रहा हूँ। मेरा पर्पज ये है कि आप सीख रहे हैं तो कुछ बेहतरीन सीख के जाइए। चलो, चलो एक एग्जांपल और रख देता हूँ। अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि कॉन्जुकेशन आपको देखना आता है या नहीं आता। सर पहले में पाई सिग्मा पाई, हाँ जी कॉन्जुकेशन है सर यहाँ। सर पाई है सिग्मा है कॉन्जुकेशन नहीं है। सर पाई है सिग्मा है कॉन्जुकेशन नहीं है। ओहो यहाँ पर पाई सिग्मा कैटायन, हाँ जी हाँ। यहाँ पर कोई नहीं है सर, यहाँ पर है सर पाई सिग्मा कैटायन। सर यहाँ पर हाँ सर पाई सिग्मा रेडिकल। अरे सर यहाँ तो बल्ले बल्ले है, इतना सारा पार्ट में है रेजोनेंस। सर इसमें हाँ है। क्या आप सिंपली कॉन्जुकेशन देखना सीख गए क्या? पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा का टेन, पाई सिग्मा 9, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल की बात बहुत बाद में करूंगा। अब मैं आपको ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सिखाता हूँ दोस्त, ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम सीखना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मैं पहला एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, एल्कीन दैट इज इथीन। इथीन का यदि मुझे ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होता तो यही बनाते ना। ये सिग्मा बॉन्ड बना दिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये जो पाई बॉन्ड है, ये वो पाई बॉन्ड है ना, ये वो पाई बॉन्ड है ना, साइडवेज ओवरलैपिंग से, साइडवेज ओवरलैपिंग से। मेरे को देखो, मेरे को देखो। ठीक है। सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल बहुत आराम से, बहुत आराम से सीखना। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ब्यूटा 13 डाइन में रेजोनेंस है, क्या ब्यूटा 13 डाइन में कॉन्जुगेशन है? तो जवाब है हाँ, तो जवाब है हाँ। तो अब सुनना, मैं इसके ऑर्बिटल डायग्राम की बात करूं तो आप क्या कुछ ऐसा कहेंगे, ये जो पहला पाई बॉन्ड है ये रहा, हाँ। फिर मैं कहूंगा ये दूसरा वाला पाई बॉन्ड, आप कहेंगे यहाँ रेड वाला, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है। क्या ये जो ब्लू और रेड लोब है क्या एक दूसरे के पैरेलल है क्या? क्या ब्लू और रेड लोब एक दूसरे के पैरेलल है? तो दोस्त जब ये लोब्स एक दूसरे के बीच पैरेलल है तो क्या इनके बीच चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो सकता है क्या? दो पैरेलल लोब्स के बीच यदि डीलोकलाइजेशन हो जाए, उसी को रेजोनेंस कहा गया है। रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन पैरेलल पी या डी ऑर्बिटल्स। क्या बोला, क्या बोला? बताता हूँ, सब बताता हूँ, सब बताता हूँ, सुनो तो सही, सीखो तो सही, आपको मजा आएगा, गारंटी है, गारंटी है। मान लो यार तीन लोन पेयर, तीन लोन पेयर, मैं इसके ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की बात करूं तो नजारा कुछ यही होगा क्या? ये रहा पाई बॉन्ड, ये रहा पाई बॉन्ड, ठीक है। यदि आप कहते हैं पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, तो इसके क्लोरीन के बाद जो तीन लोन पेयर है ना, वो तीन में से एक लोन पेयर यदि, तीन में से एक लोन पेयर यदि प्योर ऑर्बिटल में आ जाए, क्योंकि आपको ये पता होगा प्योर ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो क्या इसके साथ डीलोकलाइजेशन हो जाएगा? इसके साथ डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, जी हाँ, जी हाँ। इसका मतलब ये जो दो लोन पेयर हैं, दे आर प्रेजेंट इन
हाइब्रिड ऑर्बिटल, दे आर प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। और क्लोरीन का यहाँ हाइब्रिडेशन होगा, दो सिग्मा सॉरी दो लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड sp2, दो सिग्मा बॉन्ड, ये दो लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड sp2। एक एग्जांपल और रखता हूँ कुछ और बढ़िया सिखाने के लिए। मान लीजिए मैं आपसे पूछता कि क्या इस मॉलिक्यूल में ये रेजोनेंस है, इस मॉलिक्यूल में ये रेजोनेंस है, तो शायद आपका जवाब होता हाँ है, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। समझो इसको, क्या कहने का सेंस है ये पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड। और जब रेजोनेंस हो रहा है तो मुझे इस लोन पेयर को इसके पैरेलल ऑर्बिटल में लाना पड़ेगा। तो क्या एक लोन पेयर उठ के कहीं से प्योर ऑर्बिटल में आ जाए, तो एक लोन पेयर पड़ा रहेगा और प्योर में आते ही क्या इसके पैरेलल आ गया क्या, प्योर में आते ही इसके पैरेलल आ गया क्या। अच्छा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन दो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर sp2, तो ये लोन पेयर पता है कहाँ है, हाइब्रिड में। ये लोन पेयर कहाँ है, हाइब्रिड में। और ये लोन पेयर है प्योर में, ये लोन पेयर कहाँ है, प्योर में। सर मैं समझ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, आप थोड़ा थोड़ा ही समझ रहे हैं अभी। यदि कोई स्पीशीज रेजोनेंस करना चाह रहा है तो प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल, प्लेनर। उसके बाद मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ क्या, जो भी चार्ज है उसको प्योर ऑर्बिटल में आना पड़ेगा। सर और सिखाइए, मजा आने लगा है अभी तो। अरे अभी आप देखते जाइए, इस लेक्चर में बहुत कुछ है आपको सीखने के लिए। क्या इसमें रेजोनेंस है, क्या इसमें रेजोनेंस है, सर पता नहीं। अरे यार ऐसा मत बोलो, तुम ऐसा बोलते हो मेरा दिल टूट जाता है। आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए ना, आपको बहुत कुछ दिखेगा। ये रहा पाइबॉन, ये रहा पाइबॉन, हाँ जी हाँ। ये जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब पता है क्या है, एक वेकेंट ऑर्बिटल, एक वेकेंट ऑर्बिटल। तो क्या, क्या ये बगल में जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बगल में जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या इसके वेकेंट ऑर्बिटल में जा सकती है। अरे हाँ, क्योंकि प्योर प्योर है, ये प्योर है, पैरेलल है, पैरेलल है। इसके चार, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, रेजोनेंस है। सिक्स्थ एग्जांपल में समझना, सिक्स्थ एग्जांपल में समझना मेरे दोस्त। क्या यहाँ रेजोनेंस है, क्या क्या यहाँ रेजोनेंस है क्या। कोई कहेगा सर पता नहीं, लग तो नहीं रहा। चलो चेक करो। ये एक पाई बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है, एक दो तीन चार पांच, और ये एक पाई बॉन्ड है। क्या इसके जस्ट पैरेलल हो पाया क्या, अरे बीच में एक sp3 आ गया क्या, अरे बीच में एक sp3 आ गया क्या, जस्ट पैरेलल हो पाया क्या, जस्ट इसके एडजेसेंट हो पाया क्या। ना जी ना। तो यहाँ रेजोनेंस नहीं है, यहाँ रेजोनेंस नहीं है। किस तरह से सीख बता रहा हूँ, सीखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 को देखना, एग्जाम्पल नंबर 7 को देखना। अब आप ये सोचना, यदि मैं आपसे पूछता कि क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, तो आपको जवाब क्या होता, आपका जवाब क्या होता। आप कहते कि हाँ सर ये पाई बॉन्ड है, नाइट्रोजन के जस्ट साथ वाले ये रे पाई बॉन्ड्स, ये रे पाई बॉन्ड्स, ये रे पाई बॉन्ड्स, ये रे पाई बॉन्ड्स। यदि रेजोनेंस होना है तो लोन पेयर को कहाँ आना पड़ेगा, प्योर में। रेजोनेंस होना है तो लोन पेयर को प्योर में आना पड़ेगा। ये डीलोकलाइजेशन है, ये डीलोकलाइजेशन, ये डीलोकलाइजेशन। प्योर में आते ही क्या पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा। जो लोन पेयर, जो स्पीशीज रेजोनेंस में जाती है उसको कहते हैं डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। और जो रेजोनेंस में नहीं जाता उसे कहते हैं, जो हाइब्रिड में पड़ा है, दैट वुड बी लोकलाइज्ड लोन पेयर। मेंस ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कितने लोकलाइज्ड हैं, कितने डीलोकलाइज्ड हैं। अरे सर आप हमसे पूछिए, अरे रुको तुम्हें तो पहले सिखाऊंगा मैं। अब आप ये एग्जांपल सोचो और ये बताओ कि क्या इसमें रेजोनेंस है, क्या इसमें रेजोनेंस है। यदि आप मेरी बातों को सीख पा रहे हैं तो आप इसका आंसर बता देंगे। सर कोशिश करते हैं, बाकी गारंटी तो हम ले नहीं सकते। अबे गारंटी तो मैं ही नहीं ले सकता, तुम कैसे लोगे। सोचो, ये पाई बॉन्ड है क्या, ये पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या इसके बगल में कोई प्योर ऑर्बिटल है। सर बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन तीन सिग्मा बॉन्ड के साथ sp2 है। और यदि दोस्त ये sp2 है ना, तो क्या इसके पास एक प्योर ऑर्बिटल है, तो क्या इसके प्योर ऑर्बिटल में डीलोकलाइजेशन हो जाएगा तो रेजोनेंस हो जाएगा। अरे मेरे दोस्त, जो कॉन्जुगेशन में लिखा था मैंने, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, क्या आप सीख पाए, क्या आप सीख पाए किस सेंस में लिखा था ये। पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल डीलोकलाइजेशन है, यही रेजोनेंस है। रेजोनेंस होने के लिए मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, प्लेनरिटी जरूरी है। क्लियर है। आई होप रेजोनेंस की थोड़ी बहुत समझ डेवलप हुई होगी। अब चलते हैं, जब रेजोनेंस हो गई तो हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करेंगे। पूरी ऑर्गेनिक में ध्यान रखना, जब भी एरो चलाएंगे एरो के मुंह पे माइनस और पूंछ पे प्लस बनाएंगे। ऑर्गेनिक में जब भी एरो चलेगा मुंह पर माइनस पूंछ पे प्लस बनेगा। पहला एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ, फिर से पहला एग्जांपल रख रहा हूँ। मैं पूछता हूँ कि क्या इसमें रेजोनेंस है, तो आपका जवाब है हाँ। अब इसमें रेजोनेंस कैसे हो, स्ट्रक्चर देखना कैसे बनाएंगे। मान लीजिए ये एरो इधर आता है, तो इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज, इस वाले कार्बन पे सर माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर डबल बॉन्ड बन गया। तो इस वाले कार्बन पे सर प्लस। क्या इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता लगी कैसे बनाया है। देखो अब मैं इसके हाइब्रिड बनाने की बात करूं तो कहूंगा कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हर तरफ है, यहां पर पार्शियल चार्ज, यहां पर पार्शियल चार्ज, इन दो कार्बन पे चार्ज आया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखना, मैं कहता हूं इसमें चेक करते हैं। आप सोचो ये पाई बॉन्ड इधर चलाते हो तो क्या इस वाले कार्बन पे माइनस आएगा, प्लस माइनस मिलते ही पाई बॉन्ड प्लस चार्ज, ये पाई बॉन्ड। कोई कहेगा रुक जाना नहीं, तो ये पाई बॉन्ड इधर चलाइए, तो ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, और यहाँ कैसे प्लस चार्ज। क्या इसकी तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ली। और हाइब्रिड बनाने की बात करता तो हर तरफ पाई बॉन्ड, हर तरफ पाई बॉन्ड है। चार्ज पार्शियल प्लस, चार्ज पार्शियल प्लस, चार्ज पार्शियल प्लस, तीन जगह आपको चार्ज देखने को मिला। यहाँ आर एस कितनी है, दो। सर आर एस से कुछ याद आता है, अबे नहीं वो सब का उम्र नहीं, वो सब कॉलेज में, कॉलेज से पहले बिल्कुल नहीं। आर एस को कॉलेज से पहले याद मत करना। चलो यहाँ आर एस कितनी है, तीन। चलो थर्ड एग्जाम्पल पर आता हूँ, थर्ड एग्जाम्पल पर आता हूँ। उससे पहले मैं क्या ऐसा भी बोल सकता हूँ कि चार्ज हमेशा अल्टरनेट चलता है। चार्ज हमेशा अल्टरनेट चलता है, एक कार्बन छोड़कर चार्ज आ रहा है, एक कार्बन छोड़कर चार्ज आ रहा है। कुछ और बहुत बेहतरीन सीखना। मान लीजिए मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू, ये माइनस, इसका डीलोकलाइजेशन देखना। माइनस का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब कितने, दो इलेक्ट्रॉन। यदि यदि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज, सर जी प्लस, प्लस माइनस मिलते ही डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या माइनस। बताने वाले ऐसा भी बताते हैं जो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है उसमें, कि ये माइनस चार्ज इधर आएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, बिल्कुल सही बात है। मैं इसके हाइब्रिड बनाने की बात करूं तो चार्ज पूरी रिंग में डी, ये पूरे पार्ट में डीलोकलाइज, यहाँ पार्शियल माइनस, यहाँ पार्शियल माइनस। कितनी आर एस, दो आर एस है, दो। पता लगा कैसे सीख पा रहे हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं और इसमें चेक करते हैं कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। देखना, इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करवाऊं तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज, सर माइनस, प्लस माइनस मिलते ही बॉन्ड यहाँ प्लस आ गया क्या। कोई कहेगा मैं इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करवाता हूँ, अबे करवा दो ना। यहाँ आएगा माइनस, प्लस माइनस मिलते ही पाई बॉन्ड, तो यहाँ प्लस। क्या आप देख पा रहे हैं रिंग के हर कार्बन पे, रिंग के हर कार्बन पे प्लस आ चुका है। पार्शियल प्लस, पार्शियल प्लस, पार्शियल प्लस। तो आर एस कितनी हो गई है, तीन। मैं एग्जांपल नंबर 5 रख रहा हूँ, इसका नाम भी ध्यान रखना, ट्रोपाइलियम आयन। दिस इज ट्रोपाइलियम आयन। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं नंबर ऑफ आर एस कितने होंगे। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि नंबर ऑफ आर एस इन ट्रोपाइलियम आयन कितने होंगे, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 आपको बहुत कुछ सिखाएगा। कैसे, दिस आयन इज फिनॉक्साइड आयन, इसको हम आगे के लेक्चर्स में यूज भी करेंगे, ऑर्गेनिक के बाकी लेक्चर्स में। फिनॉक्साइड आयन में कितनी आरएस बनेंगी मैं बनाकर दिखाऊंगा, मैं बनाकर दिखाऊंगा दोस्त। क्या सबसे पहला केस ऐसा होगा, सोचिएगा। मैं पहले बेसिक स्केलेटन बना देता हूँ एक बार आप लोगों के लिए, बस एक बार आप लोगों के लिए सिर्फ मैं बेसिक स्केलेटन बना देता हूँ। चलो चार्ज को करवाते हैं डीलोकलाइज, ये माइनस चार्ज इधर आए तो पाई बॉन्ड इधर जाएगा। सोच कर देखना, ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे माइनस, बाकी पाई बॉन्ड एच इट इज, इस कार्बन पे कैसे चार्ज प्लस, प्लस और डबल बॉन्ड मिलके, प्लस और माइनस चार्ज मिलके डबल बॉन्ड। ठीक है सर जी। अब सोचकर देखो ये बॉन्ड इधर जाएगा तो इस कार्बन पे क्या माइनस, ये बॉन्ड एज इट इज, प्लस माइनस मिलते ही डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड एज इट इज। कोई गया, मैं समझ गया, ये बॉन्ड इधर आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस मिलते ही डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड एज इट इज। ये अब लास्ट पार्ट, ये बॉन्ड इधर जाए तो इधर कैसे चार्ज प्लस, प्लस माइनस मिलते ही बॉन्ड, बॉन्ड और बॉन्ड। क्या आपने इसकी 5 आर एस बना दी है, क्या आर एस हो गई है 5। अब मेरा क्वेश्चन है इसका हाइब्रिड बनाते हैं दोस्त, इसका हाइब्रिड सीखना। क्या रिंग में हर जगह पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे है पार्शियल माइनस,
इस कार्बन पे माइनस, इस कार्बन पे माइनस, इस कार्बन पे माइनस। क्या मैं यहां से ऐसा बोल दूं क्या, जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ईडीजी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उसने कौन कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई? क्या उसने ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ाई? क्या ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई? क्या दिस वन इज ऑर्थो, दिस वन इज पैरा, दिस वन इज अगेन ऑर्थो। जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो ऑर्थो पैरा पर बढ़ाएगा, क्योंकि अब आप पूरी ऑर्गेनिक छाप कर बैठे हैं, पूरी ऑर्गेनिक पढ़ कर बैठे हैं, तो आपको एक डिसेंट आइडिया रहेगा कि जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा वो ऑर्थो पैरा पर बढ़ाएगा। मैं इसका यूज करना चाह रहा हूँ और एक पॉइंट आपको समराइज करना चाह रहा हूँ। याद रखना कि बेंजीन है, बेंजीन, बेंजीन के हर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सेम, ठीक है। और एक सेगमेंट है कि बेंजीन पे यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जब डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे ना, एक्स अमाउंट तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था ही, यहाँ पर भी एक्स अमाउंट था। कोई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो कौन कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा? ऑर्थो और पैरा पर, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जब मैं ये पूछता हूँ ना सवाल ऑफलाइन क्लासरूम में कि कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो कौन सी पोजीशन से विड्रॉ करेगा, तो चिल्ला कर बोलते हैं मेटा। अरे मैं पगलू, सुनो। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो ऑर्थो पैरा पर करेगा, और जो विड्रॉ करेगा ना, जो विड्रॉ करेगा वो ऑर्थो पैरा से ही करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ऑर्थो पैरा पर डोनेट करता है, विड्रॉ करने वाला ऑर्थो पैरा से विड्रॉ करता है। इसका मतलब यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी कम, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? ज्यादा है मेटा पर, इसीलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर आता है, इसीलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर आता है। रीजन पता लगा क्या? रीजन पता लगा? आई होप आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि आप बहुत कुछ नया सीख रहे हैं। यदि आप लोगों को ये सारी बातें पता है तो आपका जीओसी ठीक ठाक है, बढ़िया है। चलो, अब बात करते हैं कि जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई है तो उनकी स्टेबिलिटी की बात, तो स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। आरएस की स्टेबिलिटी कैसे करेंगे, देखना। पहला पॉइंट है कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर आर स्टेबल। जिनका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो स्ट्रक्चर स्टेबल होंगे। न्यूट्रल स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन चार्ज। जिन पर चार्ज है उनके कंपैरिजन में जो न्यूट्रल है ना, वो ज्यादा स्टेबल होंगे। अगला पॉइंट, मोर द पाई बॉन्ड्स, मोर विल बी, मोर विल बी स्टेबिलिटी। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट कुछ इस तरह से, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, या ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। अब इन पांचों, इन चारों पॉइंट्स को ना यूज करेंगे कुछ एग्जांपल्स में। पहला एग्जांपल, आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। क्या स्टेबिलिटी? चलो, मैं एग्जांपल लिखता हूँ कुछ इस तरह से। इसमें यदि रेजोनेंस की बात करूं तो क्या ऐसा कुछ स्पीशीज बन जाएगा क्या? ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ऑक्सीजन पे आएगा प्लस, कार्बन का न्यूट्रल हो गया। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये स्ट्रक्चर सेकंड है। आप सोच लीजिए, मैं इतने और एग्जांपल्स लिखता हूँ, मैं और एग्जांपल लिखता हूँ। थर्ड एग्जांपल लिखता हूँ। चलो, चार एग्जांपल से आप सीख जाएंगे। स्टेबिलिटी हमें कंपेयर करनी है। पहला पॉइंट, कार्बन पे प्लस, दुनिया में हमेशा ध्यान रखना कार्बन पे प्लस। कार्बन का ऑक्टेट है इनकम्प्लीट, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऑक्सीजन 4, ये इलेक्ट्रॉन 4, ये 2 बॉन्ड से 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ चेक करना, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड्स बनाकर बैठा है, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन।
कौन ज्यादा स्टेबल है? सेकंड। कौन ज्यादा स्टेबल है? सेकंड। सेकंड एग्जांपल चेक करना। इसमें जब रेजोनेंस करवाते हैं, कार्बन पे प्लस मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन न्यूट्रल हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड्स बनाकर बैठा है 8 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट से। फिर लोग कहते हैं सर क्या बोल रहे हो, मेरा तो मन कर रहा था फर्स्ट है। फ्लोरीन जैसे महान इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आप प्लस कैसे ला सकते हो ये बताइए। मैं कह रहा हूँ भाई मैं नहीं ला रहा हूँ, मैं नहीं ला रहा हूँ, ये सब हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, मनगढ़ंत कहानी है। कोई कहेगा जब कहानी इतनी मनगढ़ंत है तो हमें क्यों सुना रहे हो? क्या करूं, मेरी मजबूरी है। क्या करूं, मेरी मजबूरी है क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। अब सुनना सारी बात। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हैं, इनमें ज्यादा स्टेबल कौन है और कम स्टेबल कौन है हम उसकी बात कर रहे हैं। जो जो ऑक्टेट कंप्लीट रखेगी वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, जो स्ट्रक्चर ऑक्टेट कंप्लीट रखेगी वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। थर्ड एग्जांपल का आंसर कैसे करोगे? सर ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है और ये चार्ज्ड है, मैं आंसर फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड बोल दूं क्या? फोर्थ एग्जांपल, सर ज्यादा पाई बॉन्ड्स किसमें है? सेकंड वाले में ज्यादा पाई बॉन्ड्स है तो सेकंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्या फर्स्ट से? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपेयर करने के, स्टेबिलिटी कंपेयर करने के क्वेश्चन आएंगे तो आप जरूर कर पाएंगे दोस्त, गलत नहीं करना है, प्लीज ध्यान रखना, गलत नहीं करना है। कार्बन पे जब भी प्लस चार्ज आएगा वो कम स्टेबल होंगी, कार्बन पे जब भी प्लस चार्ज आएगा वो स्ट्रक्चर कम स्टेबल होंगी, जरूर ध्यान रखना। अब मैं ना कुछ आपको ऐसा सिखाने जा रहा हूँ जिसको सीखने के बाद आप बहुत बेहतर फील करेंगे, कहोगे ऐसा क्या है? सुनो आप ध्यान से। क्योंकि स्टूडेंट है ना, इस समय मान लो मेंस को 2 महीने है, 4 महीने है, नीट को कम टाइम है, जे एडवांस को कम टाइम है। आपको ये नहीं पता कि यार टीचर क्लास में आता है बोर्ड पे कभी माइनस आई लिखता है, कभी प्लस आई लिखता है, कभी प्लस एम लिखता है, कभी माइनस एम लिखता है। साला समझ ही नहीं आ रहा कौन क्या कब आते ही कुछ हमने हिसाब से लिख देते हैं। स्टूडेंट के माइंड में समझ ही डेवलप नहीं हो पाती कि कब कौन सा इफेक्ट लग रहा है। तो अगले 15 मिनट में वो समझाने जा रहा हूँ, एक बहुत कम से कम टाइम में बहुत बेहतरीन जो मैं बोल सकता हूँ वो बोलने जा रहा हूँ। अब सुनना मेरी कहानी। मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मीजोमेरिक इफेक्ट। इसी को लोग प्यार से रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं सब। कोई कह रहा है सर प्यार से तो हमें भी लोग कुछ कहते थे। अबे पुरानी बातों को भूल जाओ ना, पुरानी बातों को भूल जाओ। अब सुनना कहानी मेरी जुबानी। ये है NO2। ये क्या है? NO2। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या इस कंपाउंड में NO2 माई पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है? क्या NO2 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है? जवाब है हाँ, पाई सिग्मा पाई। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ NO2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खिसका लेगा? तो क्या NO2 रेजोनेंस में होते हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खिसका रहा है? क्या रेजोनेंस में होते हुए NO2 अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खिसका रहा है? यदि रेजोनेंस हो रही है और वहां कोई इलेक्ट्रॉन को खिसका लेना, उसी इफेक्ट को कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, उसी को कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। कोई कहेगा इंडक्टिव भी तो लग रहा है, अरे मेरा भाई बिल्कुल लग रहा है, बट वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे लगता है, वो पाई इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगता। तो क्या मैं कह सकता हूँ डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जहां रेजोनेंस होगा, अरे वहीं तो ये इफेक्ट होगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो -m, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो -m। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जब भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट होगा उसी को रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। कोई कहेगा ये तो हमें पता था। सुनो अभी सुनो, 15 मिनट नहीं हुए, मैंने कहा था 15 मिनट लूंगा। अब सुनना टाइप्स। ये भी तो 2 टाइप्स हो सकते हैं, +m बोल लीजिए या +r बोल लीजिए। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसका ऑर्डर है O-, NH2, NHR, NR2, पूरा ऑर्डर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। OR, OH, OH पहले OH आएगा, फिर OR, NH, C डबल बॉन्ड OR। कुछ पार्ट लॉजिकल भी है नो डाउट इसमें। C डबल बॉन्ड OR। फिर आप हेलोजेंस को रख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इस ऑर्डर में खास बात है, आपको मजा आ जाएगा वो सुनकर। टैंग 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 टैंग। आप एक चीज देख पा रहे हैं क्या? जिन भी स्पीशीज के पास लोन पेयर है, जिन भी स्पीशीज के पास लोन पेयर है, जिन भी स्पीशीज के पास लोन पेयर है और वो रेजोनेंस कर दे तो +m लगा देंगे। अदरवाइज आप पूरा ऑर्डर भी याद रख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो
कोई ग्रुप ऐसे भी होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेंगे -m या -r से, उसका ऑर्डर भी याद रखना। पूरे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे खतरनाक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी महाराज NO2 के पास है। महाराज NO2 के पास है, इनसे खतरनाक टेंडेंसी किसी के पास नहीं। NO2 के बाद SO3H। यहाँ पर ना, हो सकता है आपको किसी टीचर ने कोई ऑर्डर लिखवाया हो, वो थोड़ा बहुत इससे मैच ना करे, उससे मैच ना करे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना बहुत स्टैंडर्ड ऑर्डर कहीं पे एज सच अवेलेबल नहीं है। हो सकता है आपके टीचर ने बिल्कुल सही लिखवाया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कभी लड़ने में लग जाना टीचर से, अक्सर करते हैं लोग, मुझसे भी लड़ लेते हैं कई बार कि हमारे टीचर ने तो ये लिखवाया, आपने कैसे लिखवा दिया। मैं कहता हूँ भाई तुम उनका फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई बाहरी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि कोई क्वेश्चन इसी पे बेस्ड बहुत ज्यादा आता है। बेसिक ऑर्डर लगभग सबका सही रहता है। क्यों? ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन के बाद आप ध्यान रखेंगे एस्टर, सॉरी एनहाइड्राइड, फिर एस्टर ध्यान रख सकते हैं, देन लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पूरे ऑर्डर में ध्यान से सोचना, क्या कुछ चीज कॉमन नजर आ रही है? क्या 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 क्या? जो भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में C डबल बॉन्ड O रख रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा है। बाकी NO2 SO3H और साइनाइड तो सबसे आगे है। अब सीखना इस पूरे टॉपिक की जान, आन बान और शान। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं। चेक, चेक, -I, +I, +M, -M, क्या क्या इफेक्ट लग रहा है ये मैं चेक करना है, चेक करना है, चेक करना है। मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ। अब सुनना मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ। कुछ एग्जांपल्स मैंने 7-8 एग्जांपल लिख दिए, 3 4 5 6 7 8 9। चलो ठीक है, नो एग्जांपल। क्या सिखाने वाला हूँ अब, ये कीमती समय है, मेरे मुंह से निकली हुई एक एक बात आपको कुछ बहुत बेहतरीन सिखाने वाली है, तो दिल थाम के बैठ जाइए और सुन लीजिए मेरी एक एक बातों को, आपको मजा आ जाएगा। क्या? जो भी ग्रुप, सुनना पहले, उसको लिखना चाहो अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जो भी ग्रुप रेजोनेंस में नहीं है, कोई भी ग्रुप रेजोनेंस में नहीं है तो इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। जो भी ग्रुप रेजोनेंस में नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। कोई ग्रुप रेजोनेंस में है तो रेजोनेंस इफेक्ट लगाएगा। क्लियर है क्या बोलना चाह रहा हूं? चलो अब सुनना। क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस है? ना। रेजोनेंस नहीं है तो Cl इंडक्टिव लगाएगा। प्लस और माइनस की बात बाद में करेंगे, पहले ये सीखते हैं कि यार इंडक्टिव और रेजोनेंस कब लगता है। साला यही कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। क्या यहाँ क्लोरीन रेजोनेंस में है? हाँ, तो रेजोनेंस इफेक्ट। NO2 रेजोनेंस में किसी बाहर ग्रुप के साथ? ना, इंडक्टिव। ये पाई बॉन्ड के साथ? हाँ, रेजोनेंस। साइनाइड क्या रेजोनेंस में है? ना, इंडक्टिव। क्या C डबल बॉन्ड ओ रेजोनेंस में? नहीं, तो इंडक्टिव। C डबल बॉन्ड ओ रेजोनेंस में पाई सिग्मा पाई? हाँ, तो इंडक्टिव। सॉरी सॉरी सॉरी, रेजोनेंस, रेजोनेंस। OH रेजोनेंस में? हाँ, रेजोनेंस। NH2 रेजोनेंस में? हाँ, रेजोनेंस। क्या रेजोनेंस और इंडक्टिव कैसे लिख रहा हूँ ये पता लग गया क्या? अब खेलते हैं प्लस माइनस पे। प्लस माइनस पे आई, मैंने कहा था आई, अरे क्या आई, सुनो सही। कोई भी स्पीशीज दुनिया में, तीन चीज, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, एल्काइल ग्रुप विद सिग्मा बॉन्ड TDH, ट्रीटियम ड्यूटीरियम हाइड्रोजन, यदि वो है तो +I। उसके अलावा हर ग्रुप -I, चिपका दो। माइनस, 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 माइनस। ओहो, सभी माइनस थे, जी हाँ, पढ़ा रहने दो। रेजोनेंस में फिर ये बताया कि जिनके पास लोन पेयर है, प्लस प्लस प्लस, लोन पेयर नहीं है माइनस, लोन पेयर नहीं है माइनस, लोन पेयर है प्लस प्लस। ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, मैंने क्या सिखा दिया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ बहुत बेहतरीन सीख गए होंगे, मुझे उम्मीद है आप कुछ बहुत बेहतरीन सीख गए होंगे। ये यूं मान लीजिए, मैं चाहता हूँ कि इंडिया का हर बच्चा इस चीज को सीखे, क्योंकि मेरा ऐसा अनुभव रहा है इतने सालों में कि बहुत ज्यादा दिक्कत इसी के लिए आती है। और आप यकीन मानना, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ना GOC में, आप पाएंगे कि आपकी GOC आसान हो गई है, आप पाएंगे आपकी GOC आसान हो गई है। चलो अब कंटिन्यू करते हैं इसको। इसका हम यूज भी करेंगे बट कुछ लेक्चर्स के बाद, होपफुली अगले ही लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में पूरा थ्योरी वाला पार्ट को ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो कहानी में आगे बढ़ता हूँ। एक टॉपिक का नाम आ रहा है विच इज हाइपर कॉन्जुकेशन। विच इज हाइपर कॉन्जुकेशन, ठीक है। हाइपर कॉन्जुकेशन में भी एक तरह का डीलोकलाइजेशन है, बट सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का।
क्या मतलब सीखना? कार्बोकेटाइन के जस्ट साथ वाला, कार्बोकेटाइन के जस्ट साथ वाले कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। एंड अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन, बट कंडीशन ये है कि अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3। बट कंडीशन ये है अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3। अब होता क्या है यहाँ पर वो समझना। अल्फा कार्बन पे जो सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ना, सी एच बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ये बगल वाले कार्बन के वेकेंट ऑर्बिटल में डीलोकलाइज करते हैं। मतलब बगल में कोई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती तो इसके इसके पास डीलोकलाइज हो जाती। हाँ, रेजोनेंस हो जाता। ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये बगल वाले कार्बन के वेकेंट ऑर्बिटल में डीलोकलाइज होते हैं। सोचकर देखना क्या बनने वाली स्ट्रक्चर ये बनेगी क्या। ये H+, H ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए। H+ कहीं हवा में नहीं है, हवा में नहीं है, ये एल्कीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ इंटरेक्शन में है। बनने वाली स्ट्रक्चर को हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ऐसा काम बाकी दो हाइड्रोजन भी कर सकते हैं। यानी पॉइंट क्या है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ना, इट इज बेसिकली डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विद वेकेंट ऑर्बिटल, विद वेकेंट ऑर्बिटल। यहाँ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इसके वेकेंट ऑर्बिटल में जा रहे हैं, इसीलिए लोग इसको सिग्मा पी कॉन्जुकेशन भी कहते हैं। इसको लोग प्यार से ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, रेजोनेंस जैसा हुआ बट बॉन्ड नहीं बना। रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन था, यहाँ सिग्मा बॉन्डेड का है। इसीलिए साइंटिस्ट के नाम पर भी है नाथन बेकर इफेक्ट। नाथन बेकर इफेक्ट। अब ध्यान देना ये इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है, सीख जाओगे अगले 10 मिनट में, आप बहुत कुछ सीख जाओगे। इट इज ऑब्जर्व्ड इन, ये भी हाइपोथेटिकल है वैसे तो। इट इज ऑब्जर्व्ड इन एल्काइन, एल्कीन, बेंजीन, बेसिकली जहां पाई बॉन्ड है, जहां पाई बॉन्ड है। कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, नॉट ऑब्जर्व्ड इन कार्बन। मेरी राइटिंग हो सकता है थोड़ी सी बेकार लग रही हो, बट ठीक है, काम चल जाएगा, इसलिए बोलता हुआ ही चल रहा हूँ। कोई कहेगा अच्छा क्या बिना बोले पढ़ा सकते हो क्या? ना भाई ना, गलती से बोल दिया। चलो, एल्कीन, हेल्काइन, बेंजीन, कार्बोकेटाइन कार्बन फ्री रेडिकल में होगा, कार्बनाइन में नहीं होगा। सोचकर देखना, कार्बनाइन होता तो यहाँ पे माइनस चार्ज होता, क्या और इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहता ना, रिपल्शन होता। नहीं है। अब नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। नेसेसरी कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, हो चाहे ड्यूटेरियम हो चाहे ट्रिटियम, कुछ भी हो, वन अल्फा हाइड्रोजन एट sp3 कार्बन। sp3 कार्बन पे एक एच होना चाहिए। ठीक है। अब इस टॉपिक की जो जान है ना, जो जान है, ये सब तो बड़ी बड़ी बातें हैं जो मैंने आपको बोल दी हैं कम से कम समय में। इस टॉपिक की जान है अल्फा एच निकालना आना चाहिए। क्या? कैलकुलेशन ऑफ, ये सीख लिया मतलब आपका टॉपिक क्लियर है। कैलकुलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। आप अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना सीख जाएंगे अगले 5 मिनट में, देखना। चलो, मैंने रिसेंट एग्जांपल्स रख दिए और आप सीख पाएंगे। समझना, मैं सिखाता हुआ चलता हूँ।
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट साथ वाला कार्बन, क्या बोला, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट साथ वाला कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है। ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, उस पे प्रेजेंट एच और अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा एच है, 6। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट साथ वाले कार्बन पर कितने एच है, 2। 2 अल्फा एच। यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट साथ वाले कार्बन पे 2 अल्फा एच। इसी तरह जैसा काम एल्कीन में किया ना वैसा ही कार्बोकेटाइन में। कार्बोकेटाइन के जस्ट साथ वाला कार्बन, जस्ट साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, कितने एच है, 4। कार्बोकेटाइन के जस्ट साथ वाला अल्फा अल्फा अल्फा, कितने हो गए, 9 अल्फा एच। यहाँ पर 3 3 6 7 और 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ बताना, यहाँ बताना, इस एल्कीन में कितने हो गए, ये रहे CH3, ये रहा CH3, ये 2 H, ये रहे 2 H, ये रहे, कितने हो गए, 3 3 6 और 4, 10। 10 अल्फा हाइड्रोजन, 10 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ। या मैं कह सकता हूँ 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ टोटल काउंट करो, टोटल दोनों पाई बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट में। इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में 4 है, जस्ट साथ देखना, उसके आगे क्या है मतलब ही नहीं। इसके रिस्पेक्ट में भी 4 है, तो टोटल 8 हो गई क्या। इसे बताना, सर ये अल्फा कार्बन है तो सरी, बट इस पे एच ही नहीं है, अबे तो जीरो बोलो ना। सर इसमें भी जीरो बोलूंगा क्योंकि sp3 कार्बन ही नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3, मस्ट बी sp3। इसमें बताओ, इसमें भी टोटल काउंट करेंगे, एल्कीन के रिस्पेक्ट में भी और कैटायन के रिस्पेक्ट में भी। कैटायन के रिस्पेक्ट में कितने, 2। एल्कीन के रिस्पेक्ट में 1 2 3, 3 और 2 5, दोनों के रिस्पेक्ट में टोटल काउंट करके मैंने बताए। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, किस तरह से अल्फा एच की कैलकुलेशन की जा रही है, पता लग गया क्या। इसकी एप्लीकेशन भी है, जो सब हम पढ़ रहे हैं ना टॉपिक, इंडक्टिव, रेजोनेंस, मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, इनकी एप्लीकेशन है जो एक टॉपिक के बाद स्टार्ट होगी, दैट वुड बी एरोमेटिसिटी। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एरोमेटिसिटी। एरोमा वर्ड का मतलब ही खुशबू है, फ्रेग्रेंस। फ्रेगनेंस या फ्रेग्रेंस, वह कुछ भी होता है, मैं लिख देता हूँ फ्रेगनेंस। खुशबू लिखता हूँ, खुशबू। कोई अगर सब, मेरी जिंदगी में भी एक खुशबू थी। फ्रेग्रेंस का मतलब स्मेल, स्मेल, फ्रेग्रेंस। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को, या मैं कहूँ केमिस्ट्री में हर कंपाउंड को सूंघ कर ये बता देना कि खुशबू आ रही है नहीं आ रही, बहुत डेंजरस हो सकता है। लैब में यदि आप करें तो हो सकता है आप लाइफ में एक ही बार बस सूंघ पाए। मतलब समझदार को काफी है सारा, इसलिए मत सूंघना केमिस्ट्री में, यदि आप गलती से 12th के बाद कहीं BSc MSc करने जाएं तो। हालांकि बीटेक में भी कुछ केमिस्ट्री लैब्स में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो डेंजरस होते हैं। चलो तो हम चलते हैं आगे। अब जेई मीन्स कैसा सवाल पूछता है वो सीखना। वो 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है। अच्छा उससे पहले, अबे चैनल तो तुम लोगों ने मेरा सब्सक्राइब कर लिया ना, दैट इज अनुरुद्ध वालिया केमिस्ट्री, जहां आपको मिलता है एक्सक्लूसिव शानदार कंटेंट। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये जो सीरीज है आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी, और आप पाएंगे इसमें बहुत कुछ मैं सिखा दूंगा आपको। जो आप पूरे साल भी नहीं सीख पाए तो मैं इन 2 महीने में, 1 महीने में आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा। सबसे पहले 3 चीजें ध्यान रखना, 3 नाम आते हैं एरोमेटिक। इसको थोड़ा इधर लिखता हूँ, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ध्यान रखना कुछ कंडीशंस हैं, हालांकि इसको आप जब आगे लेवल पढ़ोगे तो कंडीशन बहुत बच्चे वाली लगेगी, बट इन बच्चों वाली कंडीशन से ही हमारा काम चल जाता है, इसलिए ठीक है, सही है। एरोमेटिक कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कहता है कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, साइक्लिक, कंप्लीट कॉन्जुकेशन। देख रहे हैं रेजोनेंस का यूज हर जगह आएगा, कंप्लीट कॉन्जुकेशन, एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसको हक्कल्स रूल भी कहते हैं, हक्कल नाम के साइंटिस्ट ने इसे बताया होगा, हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, एन का वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3। 0 पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1 पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, आगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। ठीक है, जो कंपाउंड इन सारी कंडीशंस को फुलफिल कर लेगा एरोमेटिक हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक कहता है कंपाउंड साइक्लिक तो होना चाहिए, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड प्लेनर भी होना चाहिए, कंपाउंड के अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। एन का वैल्यू 1 2 से स्टार्ट होता है, दैट इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक मजेदार है, कहता है कंपाउंड
कैन बी, मस्ट तो लिखना पाप होगा यहाँ। कंपाउंड कैन बी साइक्लिक, ए साइक्लिक, कंटेन एनी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये कहता है मुझे नहीं मतलब कि ओपन चेन है, क्लोज्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन है, मुझे नहीं मतलब, मैं तो नॉन एरोमेटिक हूँ। कोई ये क्या बकवास हुई, अब सुनना। अगला पॉइंट जिस पे जेई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेई एडवांस ने पूछा हुआ है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड दे आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये अनस्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जेई एडवांस ने एक बार क्वेश्चन पूछा 2013 में, मल्टीपल करेक्ट था, चार ऑप्शंस दिए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। यानी इनडायरेक्टली क्या फाइंड करना था, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड फाइंड करना था। क्लियर है। अब इनमें एक स्टेबिलिटी ऑर्डर भी सीखना। स्टेबिलिटी ऑर्डर, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर नॉन एरोमेटिक, और सबसे लास्ट में आएंगे एंटी एरोमेटिक। रूम टेम्परेचर पे स्टेबल ही नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, बहुत बढ़िया स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल है। ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको रखता हूँ, आपको ये सोचकर बताना है कि वो एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। मैं कुछ काफी सारे एग्जांपल्स बेसिकली रख दूंगा, आपको मजा आएगा, आप सीख जाएंगे। यकीन मानिए आप सीख जाएंगे कि आप अनिरुद्ध वालिया से पढ़ रहे हैं। और जो लोग मुझसे पढ़ते हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं। खुद की तारीफ मैं क्या करूं, मुझे शर्म आती है। सिखा देते हैं यार, क्या करें। ये तो भगवान का आशीर्वाद है, यूं मान लीजिए आप। चलो कोई नहीं, पॉइंट ये है कि यार आपको आना चाहिए, आप किसी भी टीचर से पढ़े। सब टीचर्स बेस्ट हैं, नो डाउट, सब टीचर्स बेहतरीन है, सब टीचर्स बेस्ट हैं। ठीक है। मतलब बेसिकली बस आपको आपका भला होना चाहिए, और बाकी तो देखी जाएगी। क्यों। और एग्जाम्पल्स रखता हूँ। मैं ना इसमें कितने भी एग्जांपल्स रख सकता हूँ दोस्त, मेरे पास मतलब मैं सुबह से शाम हो जाए और इतने एग्जांपल्स मैं लिख सकता हूँ। बट क्योंकि टाइम का रिस्ट्रिक्शन है, प्लस वन शॉट है, आपको कम से कम समय में बेहतरीन कुछ सिखाना है, तो बस इसी पर्पज में लगे हुए हैं। और पर सेट ऑफ एग्जांपल्स मैं इतने रख दूंगा कि आप ये टॉपिक सीख कर जाएं। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछता है यार, वो जो टॉपिक से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे और हम उसी में ही घपला कर दें, आप पाएंगे, फिर मजेदार बात नहीं है। चलो पहले इतने एग्जांपल्स अटेम्प्ट करते हैं, फिर मैं और लिखता हूँ। पहला एग्जांपल बेंजीन, सर हमें याद है, हमने पढ़ रखा है बेंजीन एरोमेटिक है, मैं चुपचाप लिख देता हूँ ये मानते हुए कि आपको बहुत अच्छे से पता है। मैं फिर बोलता हूँ, साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 है, कंप्लीट रेजोनेंस है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 3 पाई बॉन्ड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एरोमेटिक। ये कंपाउंड सर हमें रटा पड़ा है, साइक्लिक है, पाई सिग्मा पाई, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज एंटी एरोमेटिक। प्लस का मतलब, प्लस का मतलब प्लस, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये एंटी एरोमेटिक। प्लस का मतलब 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, ये प्लस का मतलब तो कुछ नहीं, 1 पाई बॉन्ड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एरोमेटिक। अगला एग्जांपल देखना। अब सुनना, नॉन एरोमेटिक कैसे पहचानेंगे, मैंने लिखा ना, कंपाउंड साइक्लिक, ए साइक्लिक, एनी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक और बात लिखता हूँ, प्लेनर भी हो सकता है, या ये नॉन प्लेनर भी हो सकता है। और नॉन प्लेनर का मतलब है हाइब्रिडेशन कितनी होनी चाहिए, sp3। sp3 रिंग में एक भी कार्बन sp3 वाला आ गया ना, चिल्लाकर कह देना नॉन एरोमेटिक, चिल्लाकर कह देना नॉन एरोमेटिक। sp3 होते ही ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एरोमेटिक। ये सीखना, sp3 कार्बन आते ही नॉन एरोमेटिक। माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एरोमेटिक। यहाँ देखना, एक लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एरोमेटिक। 1 पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एरोमेटिक, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, दो दो चार दो छह के साथ एंटी एरोमेटिक। हाइब्रिडेशन, sp2 प्लेनर रेजोनेंस कॉन्जुगेशन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक। सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एरोमेटिक। आई होप सिखा पा रहा हूँ। मैं और एग्जांपल सकता हूँ, मैं इसी सीरीज में और बहुत सारे एग्जांपल सकता हूँ ताकि आप सीख पाए। रिमेंबर,
दो एग्जांपल्स आप याद रखेंगे, मतलब एकदम दिमाग में सेट रखेंगे। मेंस ने, एडवांस ने, नीट ने, जहां भी ये सब केमिस्ट्री आता है वो लोग पूछते हैं, कोई भी सर केमिस्ट्री तो क्लास फिफ्थ में भी आता है, अब ये बकवास नहीं। चलो पहले इस एग्जांपल को देखना, ये पाई बॉन्ड जरूर है पर पोलर बॉन्ड है, आप इसको ऐसा बना सकते हैं क्या? ये कैटायन, ये प्लस और माइनस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है माइनस, यहाँ प्लस, और ऐसा होते रिंग एंटी एरोमेटिक हो गई क्या? ओहो एंटी एरोमेटिक है जी हाँ। दो एग्जांपल्स, क्या देखने में ऐसा लग रहा है क्या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 5 पाई बॉन्ड, वो 5 पाई बॉन्ड 5 to 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एरोमेटिक। जबकि मेरे दोस्त आप याद रखना, दो एग्जांपल्स आप याद रखेंगे, इट इज ए नॉन एरोमेटिक, कहते हैं ये जो हाइड्रोजन है ना, ये जो हाइड्रोजन है ये रिपल्शन करते हैं, जिसके कारण ये नॉन प्लेनर कंपाउंड है। ये कैसा है? नॉन प्लेनर, जिसके कारण ये नॉन एरोमेटिक है। और ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लोऑक्टा टेट्राइन इस शेप में नहीं रहता, देखने में ऐसा लगता है 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एंटी एरोमेटिक, जबकि ये कंपाउंड भी है नॉन एरोमेटिक, ये टब शेप कंपाउंड में रहता है। ये कुछ इस फॉर्म में रहता है दोस्त, टब शेप कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक है ये भी, नॉन प्लेनार है, कुछ लोग प्लेनार भी कहते हैं, सही है बोल लीजिए कोई दिक्कत नहीं, इट इज नॉन प्लेनर। ठीक है ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स और रख रहा हूँ। ऐसा कह रहे थे ना कि ये दो हाइड्रोजन रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं, इनकी जगह आप इस रिपल्शन को हटा दीजिए। क्या किया, एक ऑक्सीजन ऐसा ला के रख दिया, ये कंपाउंड अब एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन हो सकता है, NH हो सकता है, कोई भी ग्रुप है बेसिकली, ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा, आप याद भी रखना। अच्छा ये, कोई कहेगा sp3 कार्बन है नॉन एरोमेटिक बोल दूं, अरे मेरे भाई बेंजीन रिंग में देखना, रिंग में देखना, इट इज अगेन एरोमेटिक। कोई कहेगा मैं समझ गया, फिर इसको क्या कहोगे? कोई कहेगा ये रहा sp3 कार्बन, इसको एरोमेटिक कह दूं, मैं कहूंगा भैया, इसको नॉन एरोमेटिक कह दूं, मैं कहूंगा एरोमेटिक। ये वाला सेगमेंट है नॉन एरोमेटिक, एंटायर कंपाउंड को आप क्या कहेंगे? एरोमेटिक। एंटायर कंपाउंड इज एरोमेटिक। आपको लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड सेगमेंट भी देखना रहता है, क्या रहता है आपको? लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड सेगमेंट, उसका एक एग्जांपल मैं रखता हूँ, आप सीख जाएंगे। यहाँ देखना, आप है ना लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड सेगमेंट देखना, ये लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड सेगमेंट को ध्यान से देखें, तो क्या इसके अंदर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं? ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड सेगमेंट, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस जेई मेंस ने नहीं पूछे, एडवांस ने भी नहीं पूछे, ये दोनों पूछे हुए, रिमेंबर के दोनों एग्जांपल्स आप याद रखेंगे, जेई के पूछे हुए एग्जांपल्स, नीट के पूछे हुए एग्जांपल्स हर एग्जाम में आते हैं, बट लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड सेगमेंट वाला सेगमेंट भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। क्या आप ये बात सीख गए हैं? क्या आप ये बात सीख गए? चलो कहानी में और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कहानी में और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं ना एक दो चीज आपको और बताता हुआ चलता हूँ, ठीक है? हालांकि लेक्चर का ड्यूरेशन ठीक ठाक हो गया, बट थोड़ा सा और पढ़ते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे चेक विच रिएक्शन इज पॉसिबल, या ऐसा लिख देता है, पॉसिबल के अलावा वर्ड लिखता है स्पॉन्टेनियस। कौन सी रिएक्शन हो सकती है? चेक विच रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। मैं एग्जांपल लिखता हूँ, इसके अंदर AgNO3 डाला, सिल्वर नाइट्रेट, एक बार यहाँ पर AgNO3 डाला, तो सोचकर देखना, यदि यहां से Cl- जाता है, Ag+Cl- लेकर जाता है, तो क्या AgCl का पीपीटी बनाएगा? और जैसे ही Cl- की फॉर्म में जाएगा, जैसे ही Cl- की फॉर्म में जाएगा, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज? प्लस। कोई कहेगा मैं समझ गया, क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी कहीं दूर जाकर AgCl का पीपीटी बनेगा और यहाँ पर भी प्लस आएगा। सोचकर देखना कौन सा कैटायन बन सकता है। अरे सर ये तो एंटी एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक है, तो ये रिएक्शन होगी और ये नहीं होगी। कैसे चेक करना है? हेलोजन को हटाइए, चेक कर लीजिए, हेलोजन को हटाइए, चेक कर लीजिए। और एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ, और एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ।
जैसे कि कंपाउंड पूछता है एग्जामिनर, बताओ एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। आप पाई बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करेंगे, आप पाई बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि कंपाउंड स्टेबल बने, कंपाउंड एरोमेटिक बने। करो। मान लीजिए इस पाई बॉन्ड को मैं इधर लाता हूं, तो यहां माइनस और यहां प्लस आएगा। हाँ जी हाँ। तो क्या इसका फायदा आपको नजर आ रहा है? क्या फायदा है सर? अबे ये वाली रिंग कैसी हो गई? क्या दोस्त, ये वाली रिंग जो हो गई है वो एरोमेटिक हो गई है। और ध्यान से सोचो तो ये वाली रिंग भी कैसी हो गई है? एरोमेटिक। कंपाउंड को क्या कहेंगे? एरोमेटिक। कंपाउंड को आप कहेंगे एरोमेटिक। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ऐसे एग्जांपल्स भी कभी देखने को मिले तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे क्या? ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने ठीक ठाक ड्यूरेशन के साथ आपको बताया है। यहाँ पर अब जो टॉपिक्स हैं जो हम कवर कर रहे हैं, अब सुनना आप सारी बातें। हमने मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ा। मीजोमेरिक इफेक्ट। हमने रेजोनेंस इफेक्ट भी पढ़ा। वो एक ही बात है, नाम अलग बस। फिर हमने नॉर्मल रेजोनेंस को देखा। फिर हमने हाइपर कॉन्जुगेशन को देखा। और लास्ट में यानी सबसे पहले हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट। अब सुनना, इनका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है? प्रेफरेंस ऑर्डर ये कहता है कि सबसे पहले रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट को देखोगे, फिर नॉर्मल रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। ये इफेक्टिवनेस ऑर्डर है। ये इफेक्टिवनेस ऑर्डर है जो आप ध्यान भी रखेंगे, जो आप ध्यान भी रखेंगे। कोई कहेगा सर रेजोनेंस इफेक्ट और रेजोनेंस में क्या अंतर है? सुनना, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या इसमें रेजोनेंस है? आप कहेंगे हाँ। क्या इसमें रेजोनेंस इफेक्ट है? इफेक्ट तब आएगा जब कोई ग्रुप लगा देंगे। इफेक्ट तब आएगा जब कोई ग्रुप लगा देंगे, आप ग्रुप लगा दो, इफेक्ट आ जाएगा। और जैसे ही मान लो कि मैं यहाँ पर OH ग्रुप लगाता हूँ तो इसके कारण एक इफेक्ट आएगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा विड्रॉ, सर ये तो प्लस M लगाएगा, तो क्या यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट आ जाएगा? इफेक्ट तब आता है जब कोई ग्रुप लगा दे। क्लियर है क्या? क्लियर है कि ये बात भी आप लोगों को? चलो कहानी में वो थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अब हमारे को पढ़ना है जो एप्लीकेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है मम्मी? एप्लीकेशन। उससे पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हमें सीखने रहेंगे। कुछ टॉपिक छोटे छोटे हमें देखने रहेंगे, क्या क्या? सुनो ध्यान से। अब मैं आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ, दैट इज सिग्मा रेजोनेंस। सिग्मा रेजोनेंस, इस पर्टिकुलर टॉपिक को ध्यान रखना। 3 मेंबर रिंग के बाहर जो प्लस चार्ज होगा, 3 मेंबर रिंग के बाहर प्लस चार्ज, इसको कहते हैं साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। लोग प्यार से इसको CPM भी कहते हैं, और ये काफी ज्यादा स्टेबल है। 3 मेंबर रिंग के बाद प्लस चार्ज, ये काफी ज्यादा स्टेबल है। इसका रीजन कुछ ऐसा दिया जाता है। 3 मेंबर की रिंग में है एंगल स्ट्रेन, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एंगल स्ट्रेन है। ये अपने सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डीलोकलाइज करते हैं। ये अपने सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डीलोकलाइज करते हैं। मानकर देखना, मैं नीचे बनाता हूँ। मान लीजिए सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करे, तो क्या इस कारण पे माइनस आएगा? और जैसे ही आएगा प्लस माइनस मिलके पाई बॉन्ड। कोई कहेगा ऐसा काम तो ये वाला भी कर सकता है, हमें तो करवा दो ना, क्या दिक्कत है? यहाँ प्लस आ जाएगा। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डीलोकलाइज कर जाते हैं, इसीलिए नाम आया है सिग्मा रेजोनेंस। और ध्यान रखना ये CPM बहुत ज्यादा स्टेबल है। और ये फिनोमिना 3 मेंबर रिंग के बाहर प्लस चार्ज वाले पर ही होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 3 मेंबर रिंग के बाहर प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल है या 4 मेंबर रिंग के बाहर, तो ध्यान रखना 3 मेंबर रिंग। यदि मैं आपसे पूछूं, ये एक CPM है, यहाँ दो है, और यहाँ तीन है। अब इन तीनों में ज्यादा स्टेबल ये यहाँ ज्यादा चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा। यहाँ ज्यादा स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं। यहाँ ज्यादा चार्ज डिस्पर्ज होगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। पता लग गया किस तरह से बोला है ये सिग्मा रेजोनेंस? क्या पता लग गया क्या सिग्मा रेजोनेंस किस तरह से बोला है? इसमें अगला जो सेगमेंट है मेरे पास, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं, जिनको हमें यूज करना पड़ेगा। एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन या क्रॉस कॉन्जुगेशन।
एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन या क्रॉस कॉन्जुगेशन, एक एग्जांपल से आप इस बात को बहुत बखूबी समझ सकते हैं। क्या, देखना, क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ यहाँ जो भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्पर्जन है वो आइदर लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, कोई एक डायरेक्शन में। यहाँ देखना, क्या इतने पार्ट में रेजोनेंस है पाई सिग्मा पाई, हाँ जी हाँ। क्या इतने पार्ट में रेजोनेंस है, हाँ जी हाँ, पाई सिग्मा पाई। क्या ये लेफ्ट और राइट वाला टर्मिनल आपस में रेजोनेंस है क्या, ना। यानी या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्पर्जन क्लॉकवाइज है और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जा रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जा रही है, दोनों अपोजिट में है क्या। दिस इज क्रॉस, दिस इज क्रॉस, दिस इज एक्सटेंडेड। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक डायरेक्शन में जाए एक्सटेंडेड, अपोजिट डायरेक्शन में जाए क्रॉस, ज्यादा स्टेबल कौन, एक्सटेंडेड। एक एग्जांपल और रखता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। यहाँ बताना सर, यहाँ देखो पाई सिग्मा पाई, यहाँ देखो पाई सिग्मा पाई, क्या दोस्ती क्रॉस है क्या। यहाँ देखना पाई सिग्मा पाई, ये एक्सटेंडेड है क्या। दिख गया क्या, दिख गया क्या किस तरह से बताना चाह रहा हूँ एक्सटेंडेड और क्रॉस, क्या दिख गया क्या किस तरह से बताना चाह रहा हूँ एक्सटेंडेड और क्रॉस। आज के लेक्चर में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया मैं बता देता हूँ। पार्ट वन है, दो पार्ट में निपटाएंगे इसे। पार्ट वन में जो आज मैंने पढ़ाया है, मैंने इंडक्टिव पढ़ाया, मैंने रेजोनेंस बताया, उनकी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बताई, स्ट्रक्चर बनाने बताए, फिर मैंने मीजोमेरिक बताया, फिर मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन बताया, मैंने एरोमेटिसिटी बताया, एंड उसके बाद ये छोटे छोटे टॉपिक सिग्मा रेजोनेंस और एक्सटेंडेड और क्रॉस। तो एक डिसेंट नंबर ऑफ टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं और आपको आई थिंक मजा भी आ गया होगा। पार्ट वन में ये सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। अगला जो पार्ट रहेगा उसमें मैं क्या सिखा रहा हूँ, पार्ट टू में हम इनकी एप्लीकेशन की बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स की बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, एंड टोटोमेरिज्म और आपको मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी, एसिडिक, बेसिक स्ट्रेंथ और टोटो, टोटो के डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे थोड़ा बहुत जानते हुए। आई होप ये 1 से 1.25 घंटे का लेक्चर आपको मजा दिला दिया होगा। जीओसी के पार्ट टू के लिए आप रेडी हो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखें। और अगले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। पार्ट टू में क्या है, क्वेश्चंस, आप उनकी प्रैक्टिस करें। आपको यदि लेक्चर्स पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बता देना कि ड्यूरेशन और बढ़ा सकते हैं क्या, क्या मैं 2 घंटे का लेक्चर भी अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि आप सीख पा रहे हैं तो मैं 2 घंटे भी कंटिन्यूस पढ़ा दूंगा, क्योंकि क्लास में तो पौने 2 घंटे का लेक्चर नॉर्मली रहता ही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यदि लेक्चर पसंद आया तो कमेंट करके आप जरूर बता देना। मिलते हैं फिर अगले सेगमेंट में। टिल देन, बी सेफ एंड गुड लक फॉर जेई।